आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ में आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसे सैनिक की जिसने लड़ा 1965 का चाइना युद्ध, जिसने मुक्तवाहिनी सेना और बांग्लादेश को बढ़ते हुए देखा अपनी आंखों से। 19 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए पंडित शिवराम गौतम की कहानी। देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने मतवालों ने अपने प्राणों तक की बलि चढ़ा दी। सिलसिला आज भी जारी है। देश के बॉर्डर में न जाने कितने जवान शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर घर आते हैं, जिनके कारण आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। आज हम आज़ादी का 78वां पर्व मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराऊंगा जो आज इस क्षेत्र का, मैं मौजूद हूँ आज चित्रकूट जनपद के रामनगर क्षेत्र में, जो आज इस क्षेत्र का सबसे बुजुर्ग सैनिक है, जिसने 1973 तक देश की सेवा की। 1958 में सेना में शामिल यह शख्स 1973 तक देश की सेवा में रहा और आज तमाम झंझावातों से गुजर रहे इस शख्स की कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं छीबों के श्री शिवराम गौतम जी। दादा, चैनल में स्वागत है आपकी। धन्यवाद। आज 78वां आज़ादी पर्व मना रहा है पूरा देश। जी हाँ, 78 मना रहा। तो इधर देखिए, थोड़ा इधर हाँ। सोनू की तरफ। कब भर्ती हुए थे सेना में आप? मैं 30 जुलाई सन 58 में जबलपुर से भर्ती हुआ था, सिग्नल रिकॉर्ड जबलपुर। मतलब सिग्नल कोर से आप भर्ती हुए थे। तो जब भर्ती हुए आप, तो कोई आपको प्रेरित किया था भर्ती होने के लिए? मन में पहले से था ख्याल सेना में जाने का? मुझे कोई प्रेरित नहीं किया। मेरा भाई रहता था पुलिस में, तो मैं घूमने गया था। तो घूमते घूमते जाते जाते मेरी इच्छा हुई कि साइकिल लेकर जाके घूम आऊँ। तो एक नाई हमारे पड़ोस का वहाँ रेगरूटों के बार बनाता था, दाढ़ी वगैरह। तो मुझे बोला, भैया भर्ती होना है तो जाओ, सिग्नल रिकॉर्ड में भर्ती होती है। मैं बोला, मुझे भर्ती नहीं होना है, मेरे बूढ़े बाबा हैं घर में और कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरे 2 भाई पुलिस में फौज में हैं, तो मैं भर्ती नहीं हो सकता। मतलब घर की जो समस्याएं थी वह सेना में जाने के लिए रोक रही थी कि बाबा की सेवा कौन करेगा? कौन करेगा, जी हाँ, इसीलिए मैं जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा जादू डाला उन ऑफिसरों ने मुझ पर, तो बोले तो जमता बोले, अरे किसका भाई, किसका भौजी, किसका बाप, किसका महतारी, कौन देगा? फिर आप जाओ, भर्ती हो जाओ, घर द्वार भी देखते रहो, काम चलेगा, चलता है, कभी रुकता नहीं। मैं उनके झांसा में आ गया, चला गया, भर्ती हो गया। मतलब अधिकारियों ने आपको समझाया काफी? बहुत समझाया, बहुत तेल लगाया कि भर्ती हो जाओ। तो फिर मुझे जाना पड़ गया। तो फिर मैं भर्ती होकर वहीं सिग्नल रिकॉर्ड वगैरह में ट्रेनिंग किया। तो वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके कलकत्ता गया। कलकत्ता से सीधे फिर दोबारा भेजा, लखनऊ गया। लखनऊ में 2-3 साल रहा, लड़के बच्चे रखा। एक लड़का था बड़ा, एक लड़की थी 6 महीने की। ले गए फैमिली क्वार्टर में रखा लखनऊ में। उसी टाइम में 65 की लड़ाई चीन की शुरू हो गई। तो वहाँ लखनऊ से हमको बोरिया बिस्तर बांध के सिक्किम जाना पड़ा। चीन की लड़ाई हुई तो चीन की लड़ाई में आप शामिल थे? उस लड़ाई में शामिल था, मैं वहीं सिक्किम में था, मजबूर वहीं हाजिर था। लेकिन मैं गाड़ी चलाता था, मैं ड्राइवर था। सेना की गाड़ी चलाते थे आप? गाड़ी चलाता था। और वहीं बॉर्डर में सगले सब्जी भाजी सामान लेके वही गाड़ी से पहाड़ में ऊपर भेजता था, आता था। और गाड़ी 10 मतलब 65 की लड़ाई आपने अपनी आंखों से देखा? मैं वहीं था, बताया है ना कि गाड़ी में साग भाजी दुनियादारी सब, राशन पानी गाड़ी से अपने ऊपर बॉर्डर में लेने जाता था, और 2-4 गाड़ी। लड़ाई जब युद्ध होता है तो तरह तरह के सहयोग जरूरी होते हैं। कोई सेना तक राशन पहुंचाता है, तो कोई दुश्मनों की छातियों पर गोली दागता है, कोई टैंक चलाता है, तो कोई रॉकेट दागता है। इस तरह सब व्यक्ति का, यानी कि हर सेना में जितने भी कोर होते हैं, उन कोरों में शामिल सैनिकों का अलग अलग जिम्मेदारी होती है। और वो उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो जैसे चैन होती है कि चैन का एक हिस्सा टूट जाता है
तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। ठीक इसी प्रकार जितने भी कोर हैं सेना के सभी कोर महत्वपूर्ण हैं। यदि सिग्नल नहीं पहुंचेगा, तकनीकी खराबी आ जाएगी, तब भी सेना का संवाद अपने पीछे बैकअप ले रहे सैनिकों से टूट जाएगा। ऐसे में तमाम समस्याएं आती हैं और सेना का प्रत्येक कोर महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सिग्नल कोर में थे शिवराम गौतम जी। मैं तो गोलियों की जब तरतराहट होती थी सुनाई देता था? गोलियों से हम दूर रहते थे, गोली में हमें नहीं जाना पड़ा। अब सुनाता उनाता सब था, वहीं थे, लेकिन लड़ाई फड़ाई नहीं। लेकिन आवाज़ तो कानों तक आती रही होगी। आवाज़ सब चलता था, सुनते थे, देखते थे, बात नहीं आए। और सिग्नल कोर का काम लड़ाई लड़ना नहीं है। सिग्नल कोर का जमीन से आसमान तक पता लगाता है, उसका टोपी में लगा रहता है। ऊपर तारा और नीचे एक जिम्मी, जमीन से आसमान तक। सिग्नल कोर बहुत पढ़ा लिखा कोर होता है। मतलब उसमें वो सिग्नल पहुंचाता है सेना तक? सिग्नल, उसी में ऑपरेटर, उसी में वायरलेस सेट, वही में तार, वही में लाइन, सब सिग्नल कोर बहुत पढ़ा लिखा कोर है। और सब तरह के ऑफिसर सिग्नल में भी होते हैं। हाँ, हर एक तरह का ऑफिसर। हाँ, बहुत। दादा कैसा मंजर रहता रहा होगा जब वहाँ से शहीद होते रहे होंगे, जवाने सुनाई देता रहा होगा? वो तो हम देखे हैं, लाश वगैरह देखते हैं, मंजर तो था ही। उसी समय वहाँ पर मैं भी वहीं था। कहीं से हमारे गांव के पीर माफी के बाबूलाल बेलौहा जी गुम हो गए थे। वो चीन बॉर्डर की तरफ कहीं भटक गए थे। तो अच्छा, लड़ाई में वो भी शामिल थे बाबूलाल द्विवेदी जी? भटक गए, फंस गए रहे हुए। तो फिर 2-4 महीना घास पाती होती, झाड़ी फाड़ी खाद पिए जियत रहे। फिर कहते भटक भटक के बच्चे आ गए हैं। तो फिर यहाँ पे बातचीत हुई थी, बताया था कि भाई यार मैं भटक गया, यहाँ हो गया। कहते वहाँ छुपा रहता था, कहाँ वहाँ नाली में घुसा रहता था, कहीं यहाँ रहता, कहीं पत्ती खाता था, कहीं घास खाता था। वो फिर 14 से हुआ। ये कहानी थी हमारी। मतलब आप सुन सकते हैं जो सेना के जवान थे उनका अनुभव उन्होंने साझा किया कि जो मेरे सहयोगी थे वो युद्ध के दौरान भटक गए और भटकने के बाद वह चाइना बॉर्डर के आगे निकल गए, यानी कि भारत की सीमा से बाहर दुश्मन देश की सीमा पर चले गए। उन्हें अपनी असुरक्षा महसूस हुई और सुरक्षा के लिए उन्होंने तरह तरह की युक्ति लगाई। जैसे आपने सुना कि उन विषम परिस्थितियों में पत्तियों को खाना, नालियों में छुप करके अपने आप को बचाना कि कहीं दुश्मन देश की सेना यदि देख लेती है तो जीवन खतरे में पड़ जाता। जीवन खतरे में रहता ही है। फिर वो बेचारे बताए कि बच के आ गया हूँ, फंस जाता तो मारिन डालते हैं, तो फिर बंद कर देते। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो आपका दोस्त साथी कोई रहा हो और शहीद हुआ हो उस दौरान? नहीं, मेरे साथी वाथी कोई। मेरा सिग्नल वाला भले काम करने में मर जाए, फंस जाए, लेकिन सिग्नल वाला लड़ाई में नहीं जाता। तार वार्डर वगैरह तार वही लगाते हैं, सिग्नल के जाते बॉर्डर तक, मुख तक, लेकिन तार लाइन का काम वही देते हैं सिग्नल वाले। ये सिग्नल वालों का ही काम है। फिर छुट्टी कब मिली, सेवानिवृत्त कब हुए आप? छुट्टी तो मैं बताया था कि मैं रिजर्व में आया था। रिजर्व खुल गया तो मैं लोगों ने बोला कि भाई रिजर्व खुल गया है, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और मेरे साथी दोस्त अच्छे थे, बोले चले जाओ। मैं गया। किस सन में रिटायर हुए आप? उसमें रिटायर तो 21/10/73 में आखिर आए। अच्छा, 21/10/73 रिटायर हो गए। तब तो आप बांग्लादेश युद्ध के समय भी रहे होंगे, जब बांग्लादेश पाकिस्तान बंटवारा हुआ? भाई यहाँ घर में था। घर से मुझे फिर वारंट वगैरह सब आ गया। फिर यहाँ से मुझे दोबारा वहीं दार्जिलिंग जाना पड़ा। फिर दार्जिलिंग में रहा और उधर अपना काम करने वाले पाकिस्तान और का बांग्लादेश का बचाने लगे, वही में लगे रहे। तब मैं गया दोबारा। एक मुक्त वाहिनी सेना तैयार की गई थी? हाँ, वो सेना रही, मुझे आप जानता हूँ। वो सेना रही, लेकिन हम सेना के साथ नहीं गए हुए वहाँ। वो सेना का काम है। हाँ, सेना मुक्त वाहिनी वही बचाया है बांग्लादेश को, वही। आप रिजर्व सेना में थे? हाँ, मुक्त वाहिनी की? रिजर्व नहीं था मैं मिलिट्री से रिजर्व में आया था। हाँ, तो मिलिट्री से रिजर्व में था। तो रिजर्व में रहने से 3 साल ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। वारंट सब ट्रेनिंगों के लिए आ जाता है। और उसके बाद ट्रेनिंग कैसी होती है? युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया जाते हैं? ट्रेनिंग वो लड़ने के लिए सिग्नल वाले को नहीं देते, आने जाने के लिए बताते हैं।
सिग्नल वाले का लड़ाई काम नहीं है। सिग्नल वाले का जो पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है और अलग सेट ऑपरेटर वगैरह है, ये सब दुनियादारी पताने लगाने में लगे रहते हैं। वहाँ जो कोई फंस गया मर गया तो मर गया, लेकिन अब सिग्नल वाला लड़ाई में नहीं जाता। रास्तों की पहचान कराने में। हाँ, और ऐसे में रहते हैं। हाँ, बड़े बड़े सिग्नल कोड तो एक अच्छे पत्रकार के बराबर है, बहुत बड़ा कोड है वह। हाँ, दुनिया की खबर वहीं से मिलती है। तो ऐसा हुआ, जो हुआ तो अच्छे हुआ है, अब ठीक है। क्या है, कितनी पेंशन मिलती थी आपको जब आए आप रिटायर होके? पेंशन 15 रुपये मिलती थी मुझे। रिजर्व की पेंशन 15 रुपये थी, तो 15 रुपये में मैं आया था। अभी कापी तो आपको दिखाए हूँ कि अब कितनी मिल रही? तो 15, कभी 16, कभी 15 इतनी मिलती है अभी। 86 साल के हो गए आप। हाँ, स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य मेरा सब ठीक है, पहले से खराब नहीं है। अभी मुझे लकवा मार गया था, मैं मरने से बच गया 2006 में, फिर आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल जैसा हूँ ठीक हूँ। अभी 10 दिन से मेरा परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन अब भगवान की कृपा से बहुत हल हो गई है और कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है जो कुछ है। इस किस्से में सबसे रोचक बात यह है कि पंडित शिवराम गौतम चित्रकूट के चर्चित व्यक्ति यानी कि प्रिया इंडस्ट्री के सुप्रीमो ब्रजेश त्रिपाठी के मामा जी हैं। ब्रजेश त्रिपाठी जी, आपने ये किस्सा सुना, कैसा लगा मामा जी का किस्सा आपको? नहीं, बड़ा रोमांचित और एकदम रोम खड़े हो जाते हैं कि मतलब उन गोलियों के बीच से निकल कर आए हुए व्यक्ति, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई बार वो मोटार दागते हैं तो सीधे गाड़ी की गाड़ी उड़ जाती हैं, और जो आदमी गाड़ी लेकर चला रहा है उसके पास असलहे भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो कैसे इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभालता था, तो एक रोमांचित और बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब एक देशभक्ति का ऐसा जज्बा इन लोगों के अंदर था कि सामने से गोला बारूद और तोपें और तमाम चीज़ें आ रही हैं, उसके बावजूद वहाँ पर डटे रहे जंगलों में। एक बहुत बड़ा देशभक्ति के उदाहरण है और हमारे लिए रोमांचकारी हैं और गौरवान्वित करने वाले पल हैं कि हमारे मामा जी हैं और हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इनकी तमाम सारी जो विशेषताएं हम लोग सुनते रहते हैं समय समय पर और उसको अनुसरण करने का भी प्रयास करते हैं। आपने सुना कि जब ऐसा कोई शख्स हमारे घर परिवार का ऐसी विषम परिस्थितियों से, या कहा जाए कि जो चर्चित दृश्य रहते हैं, जो चर्चित बातें रहती हैं, घटनाएं रहती हैं, उनसे होकर के जब आता है तो अपना भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रिटायर होने के बाद क्या क्या और जैसे दिनचर्या क्या रहती है? एक मेरे पीछे रेडियो रखा है, ये अभी बजता है? रेडियो ये रेडियो है, बजता है आपका? ये रेडियो 2 रखे। अच्छा। हाँ, रेडियो 2 बजाता हूँ। ये रेडियो पहले था तो कोई भाई मेरे आगे पैसे वाला कोई चुरा ले गया, उसको चुरा ले गए थे, तो फिर मेरा छोटा लड़का 2 ले आया। तो 2 रेडियो है, कुछ दिन इसको बजाता हूँ, कुछ दिन अंदर वाला बजाता हूँ, इसी में टाइम पास करता रहता हूँ, लगा रहता हूँ। क्या क्या सुनते हैं? अरे पहले समाचार रामचरितमानस सुनता हूँ सवेरे पहले, फिर इसमें समाचार वगैरह कोई भी आता है और बहुत सुनने के लिए बहुत कुछ रेडियो में आता है। हाँ, सबको क्या जाने। पहले समाचार सुनने का माध्यम, मनोरंजन का माध्यम रेडियो होता था, आज रेडियो बंद हो गया है पूरी तरह से देखा जाए। रेडियो बंद हो गया, लेकिन टेलीविज़न भी लगा है और 2 रेडियो हैं। जब धार्मिक चीज़ कोई चीज़ देखना उखना भा तो टीवी के लगे बैठ जाता हूँ, और समाचार वगैरह कुछ सुनना है तो खटिया में बैठे बैठे पहले पर सुनता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ आराम से। और ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है जो कुछ है भगवान की। सुनने में ज़्यादा ठीक लगता है या देखने में, टेलीविज़न जैसे देखते हैं? देखता हूँ, सुनता हूँ, दोनों अच्छा लगता है। ज़्यादातर टेलीविज़न में अच्छा लगता है, धार्मिक चीज़ देखता सुनता हूँ, और बाकी फिर जब पहले बैठे सुनना है तो फिर रेडियो, तो फिर 2 धरे हम 2 रेडियो चल रहे हैं। आपके समय में समाचार सुनने का जो माध्यम था वो कैसा था? किस माध्यम से समाचार आपको प्राप्त होते थे? अरे समाचार पहले क्या, जब रेडियो था तो रेडियो था, नहीं क्या था, कुछ नहीं। और वहाँ जब रहते थे फौज वगैरह में, वहाँ तो सब अरे सब पता लग जाता, देखते देखते हवा से जान जाते हैं वहाँ कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसी एरिया है, कैसी जगह है, वहाँ तो सब पता लग जाता था।
अब वहाँ बाकी जो ठीक है वहाँ का वातावरण। आज़ादी के पर्व के इस क्रम में आपने सुना पंडित शिवराम गौतम को, जो सेना से रहे और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। हालांकि आज भी वो रेडियो का शौक़ रखते हैं, एक नहीं दो दो रेडियो हों, कभी इस रेडियो को जिसको आपने देखा और कभी एक और रेडियो उसको सुन करके समय पास करते हैं और समाचार सुनते हैं। हालांकि रेडियो पूरी तरह से बंद हो गया है, यह नई पीढ़ी के लिए सीखने की बात है कि जब मोबाइल आजकल हर एक हाथ में जहाँ पर है, उस समय एक ऐसा दौर था जब एक रेडियो पूरे गांव का या कहा जाए एक मोहल्ले का मोहल्ले भर में समाचार देता था। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे थे बुंदेल भास्कर।